जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और एक बार आप लोग भी बताएं 2 सेकंड का समय खर्च करके कि आप सब कैसे हैं। रिम्पी कुशवाहा, पंकज कुमार, प्रभु दत्ता, अनीता सैनी, हिमाचल अवस्थी, उत्तम चतुर्वेदी, विश्वजीत, ओम प्रकाश जाट, निगम कुमारी, चंदन कुमार सिंह, ज्योति कुमारी और सिमरन करकोटी, सुमित, मनीष देशमुख। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त अवार्ड्स को, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है स्टैटिक जीके के मेन टॉपिक्स में। और मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता था। डिस्कशन ये है कि अब जनरली देखो, हम अपने सिलेबस को तो पूरा कर ही लेंगे। ओके, जो हमारा सिलेबस है, जो मेन कोर सिलेबस है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें की हैं। ज्योग्राफी वाला पार्ट भी हमने, नेशनल पार्क वगैरह काफ़ी कुछ इसमें कवर किया। अब सिलेबस की बात करते हैं दोस्त, तो मतलब कुछ टिनी टिनी का मतलब होता है छोटे टॉपिक्स। छोटे टॉपिक्स होते हैं कुछ, जिनको हम जनरली कई बार मिस कर रहे होते हैं। मेरी बात समझना, कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो टिनी टॉपिक्स मतलब जो छोटे टॉपिक्स हैं जो हमसे मिसिंग रह जाते हैं। मिसिंग मिसिंग का मतलब होता है आपका कि हम उनको अक्सर मतलब ध्यान नहीं देते ना। हम किसी भी सिलेबस में, मान के चलो मैं स्टैटिक जी के भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने आपसे कहा था हम सब सारी छोटी चीज़ों को कहाँ पर कवर कर लेंगे। पहले तो ये था कि भाई सेशन होगा नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग सब लोगों के लिए, आप जानते हैं 3 बजे का सेशन, जिसमें आपको 30, मतलब अगर कुल मिलाऊं तो 25 से 30 क्लासेस होंगी। जितने में भी कवर होगा 25 में हो जाएगा। सिलेबस कवर तो 25, 30 में होगा तो 30 तक करेंगे, मतलब 25 से 30 के बीच में क्लास होंगी, जो 3 बजे यूट्यूब पर होती हैं। ओके, जानते होगे, अब तो ये सब लोगों को पता ही होगा। तो ये टिनी टॉपिक्स जो भी है ना हमारे, जैसे आप सब लोग चिंता करते हैं भैया कुछ चीज़ें अलग से होती हैं, तो ये टिनी टॉपिक्स भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ओके, तो इसीलिए मैं तो बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उसके, अगर आपको लगता है कि आपकी कमांड बहुत अच्छी हो चुकी है, एटलीस्ट मैं पीडीएफ पढ़ के काम चला सकता हूँ, तो आपका वेलकम है। नहीं तो मैं तो ये आप लोगों के लिए सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप उन क्लासेस को करना है ना। ठीक है। और आप उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत बूस्ट मोड पे होगा। आपको बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइव मैं कराऊंगा, या आप रिवीजन करके आएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये चीज़ें मैंने याद की थी। और वहीं पर छोटे छोटे टॉप आपके, जो मैं बोल रहा हूँ टिनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हम कई बार मिस कर जाते हैं, उन सबको हम वहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। ओके, आप सब लोगों का कोई और सजेशन हो तो आप भी मुझे तक भेजें उसको। ठीक है, फिर हम उसके हिसाब से कंसिडर कर लेंगे, या मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ चुके हैं दोस्त, बोलेंगे भाई। सर भारतीय संगठन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन तो दोस्त हम लोग उसमें पूछा था, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो तो। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना। बहुत बढ़िया। कोई आपका सजेशन हो, शुरू करेंगे क्लास को, है ना। आज आज और कल में फिर खत्म हो जाएगा। कोई और बात हो तो बताएंगे। ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं बच्चे। हम्म, अच्छा, पी के राज सिंह। नहीं नहीं नहीं, वो बताओ। सर सेंसस इकोनॉमिक्स में नहीं कराया गया। अगर इकोनॉमिक्स में नहीं कराया गया है जनगणना, तो मैंने आपसे कहा था, आप नोट कर लो इस बात को, मैंने आपसे कई दिन पहले बोला था, यूट्यूब पे मैंने सेंसस की वीडियो करा रखी है। अब इसमें अपडेट तो कुछ होता नहीं, क्योंकि अभी नया सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 का एक ही सेंसस है। लिखना यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे सर्च करना, अभी इसको होमवर्क में अपना टास्क लिखो। यूट्यूब पे लिखेंगे यूट्यूब सेंसस, सेंसस नवीन सर, तो एक वीडियो आएगी, उसको 10-10 मिनट रोज करते रहो। है ना, इकट्ठे मत करना कि भाई एक ही बार में मैं खत्म करूंगा। 10-10 15-15 मिनट करके बस जो जो फैक्ट नोट करते रहो। 5-7 पेज अपनी कॉपी में छोड़ देना, छोटा छोटा लिख के, उसको बस रिवाइज भी करना है। रिवाइज भी करना है। ओके। जी भैया, हम क्लास को कर रहे हैं, उसको काफ़ी कुछ रिवाइज हो रहा है। हाँ, बोलेंगे कोई दिक्कत। सर 3 बजे के सेट में बहुत मेहनत हो रही है। हाँ, मेहनत होगी उसमें दोस्त, क्योंकि उसकी पहचान है एक आपकी अपनी। ये क्लियर है। और कुछ बताएं, और कोई टॉपिक मैं आपको बताऊं। और हाँ, एक 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 टॉपिक और मैं आपको कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ते होंगे ना, इससे 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। 5 ईयर प्लान। ओके,
और एक मैं आपके लिए एक काम करूंगा ना, जीएस के लिए किन किन टॉपिक्स को आप लास्ट टाइम पे कवर करें, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, 10-15 मिनट की, जिसमें आपको पता चल जाए कि अच्छा भैया इन टॉपिक्स को एक बार और रिवाइज करना है। ठीक है, जनरली तो हमको सारा ही रिवाइज करना होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट कि भाई उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है ना, ये आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, इसमें यूट्यूब पे जाके सर्च करना विनय सर, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है इसको, 5 ईयर प्लान को। ओके, तो एक तो 5 ईयर प्लान यूट्यूब पर विनय सर वाला सर्च करना, एक सेंसस सर्च करना आप यूट्यूब सेंसस नवीन सर, और एक आएगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी यानी कि नदी और उसकी सहायक नदियां। यूं तो देखो ये टॉपिक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा, है ना, ये भी शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इसका मुझे श्योर नहीं है, ये तो पक्का पढ़ा होगा। ट्रिब्यूटरीज ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, लेकिन इनके लिए यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे एक आपका आरुषि मैम ने क्लास की हुई है। ठीक है, आरुषि मैम ने एक क्लास की हुई है, तो आरुषि मैम वाली क्लास जरूर देख के जाना। ये एग्जाम से पहले अपने 3 टॉपिक्स मैं कहना चाहूँगा, इनको जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। थम्स अप करें जी भी, हम कर लेंगे, नोट बना लो उसको। ये आपने अपने सिलेबस में भी, अगर आपको लगता है आपने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाई आपका क्लियर है, फिर नहीं करना है। आपको लगता है सेंसस क्लियर है तो नहीं करना है। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी आपको लगता है मेरा टॉपिक क्लियर तो नहीं करना है। जिनका नहीं क्लियर है ओके, वो उसको कर लेना। भैया कुछ क्लास करंट अफेयर्स की भी अरेंज की जाए। करंट अफेयर्स की क्लास तो दोस्त आपकी जर्नली हर रोज होती है, जर्नली हर रोज होती है। ठीक है, कुछ चुनिंदा डेडिकेटेड सेट चलवा दिए जाएं क्या जीडी के लिए, जीडी के लिए कुछ चुनिंदा डेडिकेटेड कि भाई जीडी के बच्चे हैं, इनको ये जो है आप 6 से 8 महीने का, 6 to 8 months का जो है वो कवर करा दो। 6 to 8 months का बहुत इंपॉर्टेंट कवर करा दो, क्योंकि देखो मैं ये कहूँगा करंट अफेयर्स के लिए अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब है निश्चित नहीं है इसमें कुछ भी। पूछेगा किस तरह का करंट पूछ ले, क्योंकि करंट अफेयर्स का अपना ब्रॉड सिलेबस है। क्वेश्चन आते हैं आपका 20 में से बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन में आप देखोगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है 2 क्वेश्चन में से एक तो समझ भी नहीं आएगा कहाँ से आया, एक आया तो बेहद आसान आ जाएगा, पूछ लेगा। अभी हाल ही में आपका 26 पे आरबीआई के गवर्नर, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको सभी बच्चे करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि समझ भी नहीं आएगा आपको। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स पूछ लेता है एसएससी, कई बार पकड़ में नहीं आता है ना। तो मैं ये कहूँगा उस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने का अर्थ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि भाई आपका अच्छा है और अलग से कोई क्लास कराने, सारे बच्चे लिख रहे हैं जी करा दी जाए कुछ डेडिकेटेड क्लास, ओके ठीक है, ओके ओके, तो मैं कल की क्लास में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आज मैं सर से बात कर लूंगा सुबह, मुझे याद दिलाना है ना, ठीक है। ओके बॉस, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। 3 बजे की टॉपिक में आपको जो भी चीज़ लगे कि भैया ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसका तो सिर्फ आंसर करना है मन में, और जिसको आपको लगे कि भाई ये ऐसा चीज़ है जो हमसे छुटा हुआ था, उसको नोट कर लेना है ना। पेन लेके बैठा करो 3 बजे के सेट में, यही मेरी गाइडेंस है आप सब लोगों को। ओके भैया, पॉलिटी हम, हाँ वो सारे सब्जेक्ट हम 3 बजे के सेट में रिवाइज कर लेंगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी शुरू करें क्लास को। अवार्ड्स हम पढ़ रहे थे, अवार्ड्स में फिर आते हैं वीरता पुरस्कार। क्या बोलेंगे, कल तो हमने सिविलियन अवार्ड पढ़े थे, अभी हम आते हैं वीरता पुरस्कारों पर। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है, मतलब जो भी डिफेंस फोर्सेज है हमारी या पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पर भी। इसमें वीरता पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, वो होता है परमवीर चक्र, सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है, और फिर होता है वीर चक्र। क्या होता है, वीर चक्र होता है। तो वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या बोलोगे, हाईएस्ट अवार्ड बोलते हैं इसको। यह वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। वॉर के टाइम पर मतलब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं बताइए जरा। आप कहेंगे भैया 4 वॉर हुए हैं, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस हुई, जैसे कारगिल जब हुआ तो कारगिल वॉर था 1999 में, तो वहां पर 4 लोगों को परमवीर मिला, है ना। तो ड्यूरिंग वॉर, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में जब पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर में घुस आई थी, तो वो लीड कर रहे थे इंडियन आर्मी को वहाँ पर, है ना, इसकी राजा हरि सिंह की मदद के लिए। तो वो वहाँ पर उनकी जान चली गई, तो उनको दिया क्या, आपका परमवीर चक्र दिया गया। तो ये ड्यूरिंग वॉर दिया जाएगा, युद्ध के समय पर, वॉर के टाइम पर। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, तो युद्ध के समय आपका कैसा प्रदर्शन रहा है।
स्थापना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। आप सबको पता होगा इससे पहले हम ब्रिटिश इंडिया थे, तो परमवीर चक्र को पहले विक्टोरिया क्रॉस जो कि ब्रिटेन का है उसके समतुल्य माना जाता था। ये बस जानने की बात है। सबसे पहले किसको मिला है परमवीर चक्र? मेजर सोमनाथ शर्मा। अब ये 1948 के वॉर में क्या है, शहीद हो गए थे, तो इनको बोला मरणोपरांत, इनके मरने के बाद में, ठीक है, इनके मरने के बाद में। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले जो हैं करमवीर सिंह। भाई इनको तो मरणोपरांत मिला, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिनको जीते जी मिला हो तो वो है करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। अब तक टोटल 21 लोग हैं जिनको साथ ही आपका परमवीर चक्र मिल चुका है, जिनमें से 14 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको मरने के उपरांत मिला है, मरणोपरांत। क्या बोलेंगे? मरणोपरांत मिला है। 1999 कारगिल वॉर ये लास्ट टाइम के परमवीर चक्र हैं, इनके बाद में परमवीर चक्र नहीं दिए गए हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव थे, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए योगेंद्र यादव जी को बहुत सारी गोलियां लगी थी। ये रहे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के हैं, तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ठीक है। अब वो हमारे गांव के पास से ज़्यादा दूर नहीं है इनका गांव, औरंगाबाद, गाजीपुर, बैनीपुर, गुलावठी पड़ता है हमारे पास एक कस्बा, सिकंदराबाद बुलंदशहर के पास में। वो बच्चे जानते होंगे जो इस एरिया से होंगे, एनसीआर से। तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके ऊपर तो मूवी भी आई थी अभी, बताओ कौन सी मूवी आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार पर, जिसमें उनके एफर्ट्स दिखाए गए थे। तो कारगिल में जब उन्होंने 2 पॉइंट्स जीते तो कारगिल में मिला 4 लोगों को। ओके, तो कुल मिलाकर के हमको इनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है अब तक परमवीर चक्र 21 लोगों को मिला है, जिनमें से 14 मरणोपरांत हैं, 7 जीवित व्यक्ति हो गए फिर, और सबसे पहला मेजर सोमनाथ शर्मा को पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत। लेकिन जीते जी किसको मिला? तो करमवीर सिंह को मिला, करमवीर सिंह को मिला। ओके, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी जीएसटी काउंसिल में मेंबर आपने 33 बताए थे, लेकिन इंडिया में तो स्टेट प्लस यूटी 35 हैं। बच्चे इस बात का क्या मतलब है? 35 नहीं है, 28 प्लस 8 हैं, 36 हैं, पहली बात तो ये। और उसका जीएसटी काउंसिल से क्या? जीएसटी काउंसिल में कहीं ये बात थोड़ी ना की गई है कि जीएसटी काउंसिल में प्रत्येक राज्य से एक मेंबर होगा और प्रत्येक यूटी से, ऐसी बात की गई है क्या कहीं पर? अपने पास से कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। शेर शाह, शेर शाह, शेर शाह, उसमें डायलॉग है दिल मांगे मोर। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी तुम अवेयर बच्चे हो। महावीर चक्र एमवीसी दूसरा है आपका महावीर चक्र। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को दिया गया था, ये जानने की बात है, बस याद रखें। दूसरा पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। देखो पहले वाले को आप यहाँ पे देखना एक बार, जब हम बात कर रहे थे परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र में क्या है, सिंगल कलर है कि नहीं है? एक ही कलर है, उसके साथ ही आपका रिबन में, हाँ जी भैया एक कलर है। यहाँ रिबन में कितने कलर हो गए महावीर चक्र में, बताइए? रिबन देखिए ऊपर रिबन, तो रिबन में कितने कलर हो गए? दूसरे नंबर पे तो 2 कलर हो गए। तीसरा आपका वीर चक्र होता है, इसमें 3 कलर हो जाते हैं। चौथा जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वीएसएम बोलते, विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग वॉर। तो हमको तो सिर्फ क्या याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है। आपसे पूछेगा वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहोगे पहला तो परमवीर चक्र है जी, दूसरा एमवीसी बोले तो महावीर चक्र है, और तीसरा वीर चक्र है, और चौथा विशिष्ट सेवा मेडल है, जिसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार मेमोराइज करिए आंख बंद करके, क्या बोलेंगे? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होगा, और वीर चक्र होगा, ठीक है। सर एनसीआर क्या होता है? बेटा आप जो है ना लिख लिया करो कॉपी में, एनसीआर मैं नहीं जानता तो मुझे सर्च करना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर का, उसको एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उसको कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अच्छा आपको नहीं लगता होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी? तुम्हें पता है मैं कितना अवेयर था इस बात के लिए, मैंने आपको बताया शायद। चलो कल बात करेंगे अपनी लाइफ के बारे में,
कल जब अंतिम क्लास होगी तो आपको 10-15 मिनट बात बताएंगे। जो उसको इच्छुक हो सुनने के वो रुकना, और बाकी लोग अवेयर अपने बारे में बात करेंगे। जो भी आप अपने बारे में जानना चाहोगे मेरे बारे में, है ना, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ क्लास पे फोकस करते हैं। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। देखो, एक वीरता तो होती है युद्ध के समय की, लेकिन क्या वीरता आपने देखी है ऐसी भी होती है कि जिस समय युद्ध ना हो? जैसे मान के चलिए स्कूल में आग लग गई, स्कूल में आग लग गई, ठीक है, और स्कूल में आग लग गई तो और किसी ने बहादुरी का प्रदर्शन किया, तो वो युद्ध की स्थिति है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो एक बार, क्या वो वॉर की स्थिति है? आप कहेंगे नहीं भैया वो तो संकट की स्थिति है। जैसे मान के चलिए एक आपका स्कूल का इंसिडेंट बताता हूँ अपने का। स्कूल में आग लग गई तो सब बच्चे भाग लिए इधर से, गर्ल्स रूम के साइड में से, लेकिन एक लड़का बड़ा बहादुर था। उस लड़के ने क्या किया, जो वहां पर CO2 वाला सिलेंडर होता है उसको लेके और सारी आग बुझा दी। तो ये वॉर थोड़ी है, वो उस बच्चे की बहादुरी है, गैलेंट्री है, उसका साहस है। क्या बोलेंगे? शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी कि ये वॉर के टाइम पे नहीं दिए जाते, पीस के टाइम पे दिए जाते हैं, ड्यूरिंग पीस। अब से पहले वाले किस टाइम किस चीज के लिए दिए जा रहे थे भैया? युद्ध के लिए, जब सेनाएं युद्ध लड़ रही हो। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति काल का, क्या बोलेंगे, अशोक चक्र। जैसे SSC GD 2022 में यही प्रश्न पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया था शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार, लेकिन ऑप्शन में आपका परमवीर चक्र भी था। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा अच्छा वीरता का पूछ रहा है तो परमवीर चक्र हो गया। नहीं, आपको पढ़ना होगा शांति काल मतलब युद्ध काल नहीं, वो युद्ध काल का है, ठीक है। स्थापना 1952, 1952। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट। आपको याद होगा एक भारत का पैन एम जो फ्लाइट था वो हाईजैक हो गया था, तो वहां पर इन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन किया था, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी नीरजा, सोनम कपूर की, आपने देखी हो अगर तो बड़ी भावुक चीज मैं बच्चों को वहां पर बताता था कि जब इंटरव्यू लेने नीरजा भनोट की माँ के पास में वो प्रोड्यूसर वगैरह सब गए थे, तो उन्होंने सोनम कपूर को देखा कि भाई ये तुम्हारी बेटी का किरदार करेंगी नीरजा भनोट का। तो उन्होंने कहा ठीक है, किरदार तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बेटी से सुंदर नहीं हो। तो नीरजा भनोट की माँ ने सोनम कपूर से ये बात कही थी, जो उसमें लीड रोल में थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो आतंकवादियों से भिड़ गई थी प्लेन हाईजैक में, नीरजा भनोट। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 हुआ करता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पीछे ही आपको याद होगा SSC GD जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर किया होगा 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 हुआ करता था। 1967 से इसको सिर्फ अशोक चक्र कर दिया, क्योंकि पहले जितने भी अवार्ड थे ना वो सब दिए जाते थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, इस नाम से दिए जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है 1 2 3, इनके नाम ही अलग अलग कर देते हैं। तो 1967 में क्या कर दिया गया, ये नाम जो है चेंज कर दिए गए। तो पूछा जाता है इनका नाम कब बदला गया था? 1967 में। अशोक चक्र 1 को सिर्फ अशोक चक्र कर दिया। अभी दूसरे को पढ़ते हैं। अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास, वो महिला थी। कीर्ति चक्र, तो कीर्ति चक्र पहले क्या होता था? अशोक चक्र 2। कब बदला गया होगा? तो पहले बोलेंगे भैया 1967 में चेंज हुए हैं सारे नाम। 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया, लिखा हुआ है। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, कौन सा वर्ड आया? शांति काल। तो सबसे बड़ा कौन सा? अशोक। अशोक के बाद में कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद में आता है तीसरा बड़ा, क्या नाम है? शौर्य चक्र। इसका पुराना नाम अशोक चक्र 3 होता था। अब इनकी स्थापना तो सबकी, क्या बोलेंगे, जितने भी शांति काल के दौरान वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं उन सबको शांति काल के समय, एट द ड्यूरिंग ऑफ पीस, शांति काल के समय जो जितने भी वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उन सब की स्थापना तो साथ ही 1952 में हुई, लेकिन उनके नाम सबके 1967 में चेंज हुए। चौथा है JRM, जीवन रक्षा पदक। किसी की जान आप बचा रहे हैं, मान के चलो खाई में बस पलट गई और कोई बहादुर व्यक्ति कूद गया, तो यहां पर देखिए जो अशोक चक्र 3 है उसमें कितनी लाइन आपको दिख रही है इमेज में? 3 लाइन। अशोक चक्र 2 में कितनी लाइन दिख रही है आपको? ये कीर्ति चक्र दूसरा, ये मेडल मिलता है यहाँ पर। और आपका अशोक चक्र 1 की पहचान कैसे करेंगे? रिबन में क्या है? 1 लाइन होगी,
एक लाइन होगी। तो अशोक, फिर आपका कीर्ति, फिर शौर्य, और फिर जीवन रक्षा पदक होगा, जीवन रक्षा पदक। ये छोटे से चार चार नाम हमको याद करने थे। देखो मैंने क्या बोला, वॉर के टाइम पर जो दिए जाएंगे, और एक दिए जाएंगे पीस के टाइम पर, यानी शांति के समय। वॉर के टाइम पे सबसे बड़ा कौन सा होता है बताओ फटाफट से। तो पहला होगा भैया परमवीर चक्र, दूसरा होगा आपका महावीर चक्र, दूसरे नंबर पर सीनियरिटी दी जाती है इसको, तीसरे पर वीर चक्र। भाई बहुत अद्भुत काम है तो परमवीर चक्र, लगता है परमवीर चक्र देने लायक स्थिति नहीं है तो महावीर चक्र दे देते हैं, महावीर चक्र देने लायक भी काम नहीं लग रहा तो वीर चक्र दे देते हैं, और नहीं तो चौथा कौन सा दे देंगे, जीवन रक्षा मेडल बोलते हैं इसको, जीवन रक्षा बोल रहा हूँ, विशिष्ट सेवा मेडल, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट सेवा मेडल, वीएसएम। थम्स अप करें, बात क्लियर है। और पीस के टाइम पे कौन सा मिलता है सबसे बड़ा, भैया अशोक चक्र मिलता है, अशोक चक्र। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, भाई अशोक चक्र के लायक कार्य नहीं लग रहा है तो कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के लायक नहीं लग रहा है तो शौर्य, शौर्य चक्र, और शौर्य चक्र के लायक भी नहीं लग रहा है तो जीवन रक्षा मेडल, जीवन रक्षा पदक मिलता है। तो इनकी सीनियरिटी मत भूलना, इनका क्रम मत भूलना, ठीक है, याद रखेंगे। बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया 3 बजे के सेट में आर्टिकल्स भी करा देना। हाँ आर्टिकल्स बिल्कुल कराएंगे। आप रोज कल की क्लास नहीं की आपने क्या, अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स कल नहीं किए थे क्या, 3 बजे हमने रिवाइज नहीं कराए थे आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, आर्टिकल 39A, 39D, 40 ग्राम पंचायत, 44 आपका समान सिविल संहिता, 48 में आपका पशुधन वध पर रोक, 48A पर्यावरण, 49 आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, आर्टिकल 50 कल हमने आपको रिवाइज कराया कार्यपालिका का, न्यायपालिका से पृथक्करण, आर्टिकल 51 हमने आपको रिवाइज कराया था इंटरनेशनल पीस। नहीं करा रहे हैं क्या हम दोस्त, शिकायतें नहीं करनी है, मैं बोलना ही नहीं है कुछ भी। आपको नहीं लगता कि मैं आपके बारे में उतनी चिंता करता हूँ, नहीं तो ऐसा भी होता ना कि मैं ये बोलता ठीक है पूरा हो गया, तो प्रैक्टिस सेशंस क्यों लगाते हैं, क्यों उनमें हम दम लगाते हैं। तो वैसे बोलते बोलते शाम तक दोस्त गला इसमें जख्म हो जाते हैं कई बार, और ये सच है। शायद आपको मजाक लगेगा कि जख्म जैसी चीज, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका ट्रीट करना पड़ता है वो, और फिर दोबारा खड़े होना पड़ता है। तो उसकी चिंता आप मत करिए, है ना, बस आप अपनी चीज़ों को जैसे आपको गाइड किया जा रहा है वैसे चलते रहिए, यू विल बी द टॉपर ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, आर्टिकल डेली हम कर रहे हैं बस, तो बहुत बढ़िया। आपको अपने तरीके से भी चीज़ों को रिवाइज करना है, अपना एफर्ट भी लगाइए और मेरे साथ एफर्ट लगाइए, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं जा सकता। दिखाएं भाई, ये क्लियर है, ये क्लियर है, बोलेंगे भी फटाफट से। भैया इन पुरस्कारों को भारत सरकार देती होगी ना, हाँ जी, सीधी सी बात है। वीरता के पुरस्कार हैं सेनाओं के लिए, कौन देगा, भारत सरकार देती है। बोले बहुत बढ़िया। हाँ, अब पहले तो मैं सोच रहा था आप सब लोगों के लिए कि भाई मैं आप लोगों के लिए भी अलग से आर्टिकल की क्लास लगाऊं, मैं जैसे बोल भी रहा था आपसे, लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता था कि भाई आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। अब जो प्रैक्टिस सेशन भी होंगे वहां पर भी मैं आपको आर्टिकल याद कराऊं, और अब इधर से एक क्लास अलग लगाऊं, तो मुझे लगेगा आपका 1 घंटा व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि आप में से जनरल सब लोगों को याद होता ही है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो अब तो हम इधर अगर कोई और टाइम खर्च कर रहे हैं, तो जब मैं आपको 1 घंटा उधर दे रहा हूँ, अब मैं 1 घंटा आपको इधर भी फंसाए रखूँ, वो तो टाइम वेस्टेज हो गया ना। तो इससे अच्छा है कि आप इस टाइम पे फ्री होके अपने तरीके से, वो फ्री टाइम में आप अपना टाइम टेबल बना पाओगे कि भैया 11 से 12 अब क्लास नहीं है, तो 11 से 12 में चीज़ों को रिवाइज कर लूँगा। आपको पता है अच्छा स्टूडेंट 1 घंटे में कितना रिवाइज कर लेता है, अगर अच्छा है सच में स्टूडेंट तो बहुत कुछ, कई कई चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं 1 घंटे में, अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ रखा है तो। ओके बॉस। और हाँ एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, एक बच्चे ने लिखा यस सर क्लियर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ आपके ऊपर। बच्चा, हम सबको स्कूल क्यों भेजा गया था, शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन का मतलब सीख होता है, हालांकि उसका स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता कि भाई स्पेलिंग अच्छी है तभी व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा
कि हमारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से हमको स्कूल भेजा था, और हम ऐसी स्पेलिंग्स ना लिखें प्लीज। अगर हम नहीं जानते हैं किसी चीज की स्पेलिंग, तो आप खुद से ये प्रॉमिस करना कि भैया जिस चीज की स्पेलिंग मैं नहीं जानता हूं, एक बार देख लूंगा ना गूगल पे, ऐसे लिख लिया करो। इसी की लिख लो क्लियर स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग, तो आपको पता चल जाएगा क्लियर, तो इन फ्यूचर आप ठीक लिखोगे। कुछ लोग लिखते हैं कि बास्ट, यू आर माई बास्ट टीचर, लिखना चाह रहे हैं बेस्ट, और ना तो वेस्ट लिख पा रहे हैं ना बेस्ट लिख पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लिख देते हैं यू आर माई बास्ट टीचर। तो बच्चा स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है, कम से कम बेसिक स्पेलिंग्स पर तो ध्यान देना है या नहीं देना है। मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यार आप अब तक बस सिर्फ पढ़े नहीं थे, किसी ने आपको बताया RWA पर कोर्स लेंगे तो नौकरी के बहुत चांसेस हैं। आपको अपने अंदर सुधार भी करने होंगे बच्चे, बहुत सारे सुधार करने होंगे, और वो प्रॉमिस खुद से करो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये, खुद को आप कमजोर मत बनाओ, हर रोज खुद को बेहतर बनाओ। अब आते हैं कुछ अवार्ड्स पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हालांकि हिंदी के अवार्ड है, लेकिन कभी कभी SSC पूछ लेता है, कभी कभी। देखें भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुए थे। ठीक है, किस क्षेत्र में मिलता है? लिटरेचर, जो पुस्तकें लिखते हैं। साहित्य का मतलब क्या है? पुस्तक लेखन। लेकिन जब 1961 में स्टैब्लिश तो हो गए, लेकिन आपसे कभी भी पूछे पहली बार कब दिए गए, बोलो वर्ष, बोलो सारे लोग, पहली बार कब दिए गए ज्ञानपीठ? अब बोलते ना इसको ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ नहीं होता, ज्ञानपीठ होता है। जब मैं हिंदी पढ़ाता बच्चों को बताता कि ये जो बनता है जय धन ऐसे, इससे जय धन ई ऐसे, तो जय धन ई यानी कि क्या होता है ये भाई? ज्ञ तो ये होता है ज्ञ, या एक ज्ञ ये होता है, तो ज्ञान कैसे हो गया? ये होता है ज्ञानपीठ। विज्ञान शब्द नहीं होता कभी भी, क्या होता है? विज्ञान होता है, उच्चारण सही जो होता है। तो हम उसको दरअसल में हम सब लोगों की आदत में आ जाता है, तो हम हमेशा वही बोलते हैं ज्ञानपीठ। ओके। प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप 1965। तो जब पहली बार 1965 में मिला तो किसको मिला? 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला, जी शंकर कुरूप को। बहुत बढ़िया, जी शंकर कुरूप को। अनुज जी बहुत बढ़िया आप आंसर देते हुए। क्या बोलेंगे? जी शंकर कुरूप किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए नहीं। और इनकी रचना थी आडा कुजोई। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, हिंदी भाषा के लिए किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला था? 1968 में सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रा, अब सुमित्रा नाम सोच के महिला मत सोच लेना इनको, ये पुरुष हैं। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। अच्छा, ओवरऑल पहली महिला कौन है? तो वो 1976 में है। कौन आपका? इंपॉर्टेंट ये भी है भाई। 1976 में कौन है? आशा पूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए, और इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। तो भैया अगर हिंदी के पहले पुरुष महत्वपूर्ण है, तो क्या हिंदी की पहली महिला महत्वपूर्ण नहीं होंगी? तो बताइए हिंदी के लिए कौन सी महिला थी? तो आप कहोगे महादेवी वर्मा थी जी, जिनको यामा के लिए मिला था। 1982 में प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, और उनकी रचना है आपकी कौन सी? यामा। ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आपने पढ़ी हैं भाई? आप जानते होंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 8 बाद में जुड़ी। सिंधी जुड़ी थी 1967 में, फिर आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी थी, फिर बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली, ये जुड़ी थी चारों, है ना, 2003 में। तो 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। तो कुल मिलाकर के कितनी भाषा? 22 भाषा। तो 8वीं शेड्यूल जो आपका 8वीं शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उसकी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है, दिया तो 22 भाषाओं के लिए जाता है, जनरली प्रावधान 22 का है। लेकिन अमिताभ घोष ने SSC द्वारा पूछी जाने वाली बुक्स में, मैंने आपको बताया था, द शैडो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। शैडो लाइन के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपका? अमिताभ घोष को भी दिया जा चुका है। इतनी बेहतरीन रचना थी कि जो ज्ञानपीठ समिति थी आपका, ज्ञानपीठ समिति, उसने कहा कि भाई इनको भी मिलना चाहिए, बेशक प्रोविजन नहीं है। तो प्रोविजन के बाहर जाकर के इनको दिया गया, यानी कि प्रावधानों के बाहर। क्योंकि मुझे ये बताओ, क्या इंग्लिश जो है वो 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है या नहीं है? हाँ या ना? इंग्लिश आती है क्या? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भैया उसमें इंग्लिश राजस्थानी नहीं है। ओके, बोले बोले बोले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
कोई नहीं रोता अड़कों से, एक ही बात है दोस्त, एक ही बात है। जी लगाने से अच्छा ही तो लगता है। कह रहे गुरुजी हमारे नाम के पीछे जी मत लगाया करो आप। ये तो अच्छी चीज है ना दोस्त, इसमें गलत ही क्या है? तो आपको सिखाने के लिए है। 58वां ज्ञानपीठ करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। गुलजार गीतकार उर्दू के कवि थे और रामभद्राचार्य, जो आपने देखा होगा, देख नहीं पाते हैं लेकिन बहुत सारे से लोगों को यूं ही बोल देते हैं, ठीक है। संस्कृत के विद्वान है रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य। क्या बोले? अगर आप ज्ञानपीठ को जर्नल छोटी छोटी बातें याद रखनी है, 1961 में स्थापित। पहली बार दिया कब गया? 1965। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा से थे जी शंकर कुरूप? बोलिए। मलयालम से। रचना थी इनकी आडा कुजाई। कौन सी? आडा कुजाई, मलयालम, ठीक है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता 1978 में, किसको मिला था आपका? 1978 नहीं, सॉरी 1968 पहले आएगा। 1968 में किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। ये हिंदी का पहला है, सुमित्रानंदन पंत। किस रचना के लिए मिला इनको? सोचिए भैया, इन्होंने चिदम्बरा बुक लिखी, चिदम्बरा। फिर आती है पहली महिला 1976, आशा पूर्णा देवी। किस भाषा के लिए आशा पूर्णा देवी जी को मिला? भैया बांग्ला भाषा के लिए। इनकी रचना का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। ये तो हिंदी के हो गए, हिंदी के हो गए। इनकी रचना आडा को जाइए। और फिर 1982 में किसको मिला? महादेवी वर्मा, क्योंकि ये हिंदी के लिए पहली महिला है। और इनकी रचना कौन सी थी? यामा, यामा, यामा इनकी रचना थी। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताऊंगा, आजकल तो एसएससी एक कमाल और करने लग गई है। जैसे को मैं कह रहा था ना, टिनी टॉपिक्स क्या बोलेंगे? जैसे ये पूछने लग गया है, जो हिंदी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को पूछने लग गई है एसएससी, जीएस वाले पार्ट में, हिंदी वाले में नहीं, जीएस वाले में। अब जिस बच्चे ने कभी हिंदी ना पढ़ी हो, तो आप सोचिए उसके लिए कितना टिपिकल होगा। पूछ ले आधे अधूरे किसकी रचना है? तो जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी हो तो कह देंगे मोहन राकेश, लेकिन जिन्होंने हिंदी या हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है, उनके लिए कितना टिपिकल हो जाएगा आंसर देना, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देता है एसएससी, जिनका और छोर ही नहीं होता कोई। एसएससी क्या, कोई भी आपका आयोग या बोर्ड बना देता है, जिस जिस पर्सन का बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, उसने पढ़ा भी नहीं होगा जन्म कर्म, टीचर्स ने नहीं पढ़ा होता। कई बार तो हम पेपर देखते हैं तो हमको ही लगता है यार ये प्रश्न तो समझ से ही बाहर है, देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। वो आप जानते हो जीएस का जो है ब्रॉड सिलेबस है। अब मैं बोलूँ आपसे नहीं भैया मैं तो कर देता हूँ पेपर को, आप ही नहीं कर पाते, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं हो पाता। बहुत बार नए क्वेश्चन लगते हैं और मैं तो आपका वो बच्चा, एक बहुत सारे लोगों ने जीएस में, आप लोग जानते ही हैं, आलोक राठी, मैं आपको बता रहा था पिछली बार जीडी में, उसने जैसे ही मुझे बताया भैया 160 में से 160 स्कोर, जीएस में 20 में से 20। मैं कहा यार जीएस में 20 में से 20 तो मैं ही नहीं कर पाता, है ना। ये मतलब सत्य बात है। एक आध दो चार प्रश्नों पे तो हम भी भटक जाते, तो बच्चा इतना डेस्परेट होता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। भाई टीचर तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, एक टीचर की तो सारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हो सकती। किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी की रीजनिंग कमजोर होगी, किसी का जीएस में कोई पार्ट कमजोर होगा, लेकिन एक बच्चा बड़ा मेधावी होता है, क्योंकि बच्चे सारे विषयों को पढ़ते हैं और उतना डेस्परेट, और प्लस में एग्जाम का प्रेशर, हमें तो पेपर भी बाद में मिलता है, कोई प्रेशर नहीं होता ऐसा, ये हकीकत है ना? बोलेंगे भाई शास्त्रीय सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कारकर्ता हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जिनकी रचना मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। अभी हाल ही में 2024 में सरस्वती सम्मान किसको? प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा जो मलयालम की एक कवित्री हैं। कवि लिखा हुआ है ना, देखो महिला के लिए कवि शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता, कवियत्री इस्तेमाल होगा। कवियत्री की तो वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है ना। अब मैं मिस करता हूँ हिंदी को, बहुत मिस करता हूँ, ठीक है, हिंदी पढ़ाने को। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ज्ञानपीठ कब से? 1965 में पहली बार दिए गए। सरस्वती सम्मान कब दिए गए दोस्त? आपका 1991 में, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी किस क्षेत्र में है? साहित्य, यानी पुस्तकें जो लोग लिख रहे हैं उनको मिलेगा। ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1954 में। जैसे ज्ञानपीठ मिलता है 22 भाषाओं में, तो जो 8वीं अनुसूची में नहीं है उनके लिए भी आपका क्या, साहित्य अकादमी का प्रावधान है कि भाई राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है ना उसमें 8वीं अनुसूची में। अरे पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, बोलो यस और नो। जी भैया ये दोनों नहीं है,
तो ये बोले कि उनके लिए भी एक पुरस्कार दिया जाएगा जिन क्षेत्रों में ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता। ये 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था। उनकी एक रचना हिम तरंगणी, हिम तरंगणी, ठीक है, और दूसरी है हिमकरीटनी। बच्चे आपने सारी क्लास निकाल दी इसे कमेंट में। गुरुजी पढ़ाई करते समय किसी की इतनी याद क्यों आती है, और पूरा टाइम निकाल दिया, 39 मिनट हो चुके हैं। आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता बच्चे, अपने अंदर बदलाव करो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो। मैं कितना कहता हूँ, पढ़ने पर ध्यान लगाओ। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे सर। मैराथन होंगी क्या? हाँ होंगी, लास्ट टाइम पे चीज़ों को रिवाइज कराने के लिए। 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण को मिला था लास्ट टाइम पे। 2022 में इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय को मिला। पुरस्कार राशि इसमें मिलता 1 लाख रुपए। कितने दोस्त बताएंगे ज्ञानपीठ में कितने अवार्ड दिया जाता है, कितने रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ के लिए? याद रख लेना, ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए। एक वाग देवी अर्थात माँ सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, एक सॉल उड़ाया जाता है, सॉल, ठीक है। 2023 में हिंदी के लिए संजीव को मिला है मुझे पहचानो। इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर, रैक्यूम इन रागा जानकी, और उर्दू के लिए सादिका नवाब को। ये करंट अफेयर्स में शायद आपने पढ़ा होगा। एक पूछे जाते हैं कौन सा अवार्ड कौन सी सरकार देती है? कबीर पुरस्कार किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार, सोशल हार्मोनी के लिए, जो लोग सामाजिक सद्भाव को बढ़ा रहे हैं। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार, हिंदी भाषा में कोई भी रचना लिखी गई है। तानसेन तो थे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे बताएं? भारत भारती, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, साहित्य के क्षेत्र में। कलेमा मणि एसएससी ने बहुत पूछा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट देती है इसको। तमिलनाडु गवर्नमेंट देती है किसके लिए? सामाजिक क्षेत्र विकास के लिए। कलेमा मणि कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कलेमा मणि अवार्ड तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है। ओके, बहुत बढ़िया उत्तम चतुर्वेदी जी, बहुत शाबाश, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। अजेंद्र प्रताप सिंह जी एकदम ठीक दिया उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आगे। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। गुरुजी एनटीपीसी के लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट करा दीजिए बेटा, जब एग्जाम होगा तो आपका भी कराया जाएगा। इतने आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी चल रहे हैं जीडी का प्रैक्टिस सेट, तो वो भी तो एक रिवीजन है। आप कभी ये मत सोचा करो कि ये प्रैक्टिस सेट, अगर नाम जीडी लिखा हुआ है तो ओनली जीडी मैंने बोल दिया, तो ये सिर्फ जीडी के लिए। अब अगर बाकी एग्जाम आपका है और आप भी प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हो तो आपका कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। मैं तो बच्चों से इसलिए बोल रहा था ओनली जीडी, कि भाई बाकी बच्चे ये ना बोले कि भैया हमारा भी, क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें फोकस कर रहा हूँ सिर्फ जीडी पर। लेकिन रिवीजन तो किसी भी एग्जाम का होगा ना। पॉलिटी कोई अलग अलग थोड़ी ना होती है, हिस्ट्री कोई अलग अलग थोड़ी ना होती है एग्जाम्स के लिए, है ना। होशियार बच्चे बनो, होशियार। और तुम ये 5% ही कमेंट करते रहते हो ऐसे ऐसे इधर उधर वाले। 95% बच्चा बेचारा चुपचाप मेहनत करता रहता है। और इस ये तो हो गए कमेंट वाले। इस 95 में से 5% बच्चे आपका कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाते हैं। मतलब किसी परीक्षा में तो रेशियो 1 से 2% ही होता है सेलेक्ट होने का, लेकिन ये बेचारे अगले साल मेहनत करते तो ये 5% तक चला जाता है, 5% तक। उन 5% में शामिल हो जाओ, या उन वाले 5% में रहो जो कमेंट बाज है। कमेंट बाज क्या क्या बोलते हैं? जामबाज, दगाबाज। कमेंट बाज को क्या बोलोगे, जामबाज या दगाबाज? आएंगे। भटनागर पुरस्कार, एक थे शांति स्वरूप भटनागर, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं इनके स्कूल में पढ़ा हूँ, इनके कॉलेज में, मतलब ये हमारे यहाँ एक कस्बा है सिकंदराबाद, वहाँ के थे, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य करेगा, शुरुआत याद रख लेना इनकी, किसी भी अवार्ड का जो क्षेत्र है और उसकी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क कर लेना। धन्वंतरी तो नाम ही डॉक्टर का है, तो ये धन्वंतरी किसके दरबार में थे? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक थे एक। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से। नॉर्मन बोरलॉग, बताइए नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आप सबको पता होगा, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन पूरी दुनिया में
वैश्विक क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो मुझे ये बताओ, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? भैया कमेंटबाज वालों को हम बोलेंगे धोखेबाज कहेंगे इनको। पढ़ भाई बात ही नहीं मानते, समझे नहीं? एक तो बच्चा वो होता है कि भाई मुझे कोई दिशा निर्देश दे दिया, मैं उसी का पालन करूंगा। एक अपनी खोपड़ी चलाता रहता है, वो मानता ही नहीं। एक तो डेस्परेट है कि उसने खुद को मतलब न्योछावर कर दिया। जैसे हम अपने स्कूल में हमने जब भी पढ़ाई की तो हमारे जब जो गुरुजी थे, उन्होंने हमसे जो बोल दिया हमने वही किया। उन्होंने बोला ये नोट्स हैं, और हमारा तो ऐसा भी नहीं होता था कि भाई कोई लिख के या समझाए ऐसे, हमको तो नोट्स दे देते ऐसे। उल्टे हमारे गुरुजी तो ये कहते थे 8-8 रुपए के मिलेंगे चैप्टर के नोट्स। ये लो विद्युत धारा के नोट्स ले जाओ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ये ले जाओ विद्युत रासायनिक समीकरण के नोट्स, मैथ्स के ये ले जाओ कैलकुलस के नोट्स। कोई 8 रुपए का, 15 रुपए का, 30 रुपए का। घर हम जब जाके बताते थे ना कल नोट्स मिलेंगे, वो 4-5-6 दिन चलते थे हालांकि, कल नोट्स लेने पड़ेंगे और वो दे दो 50 रुपए। घर के सोचते थे ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरे रोज पैसा मांगते हैं। तो कई बार तुम्हारे पिताजी स्कूल में पहुंच गए कंफर्म करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी मौज मस्ती के लिए पैसे ले जा रहे हो। बहुत मतलब हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे हम साइकिल से जाते थे स्कूल, ठीक है, मतलब वो तो बड़ा संघर्ष का समय था उस समय, तो मतलब परेशान और आंसुओं का दौर रहता था वो तो, मैं तुम्हें सही बताऊं। जब हम मैच्योर हुए उसके बाद में, क्योंकि स्कूल तक तो बालक को नहीं पता होता उतना, उसको मतलब सामाजिक चीज़ें उतना परेशान नहीं करती हैं। तो हम जाते थे साइकिल से, तो हमें मिलते थे मतलब सुबह को, जब हमारे पापा ने दिए हमें, जैसे मान के चलो 10 रुपये, मैं और भैया दोनों जाते थे अलग अलग साइकिल से। बड़े भाई हमारे अब दिल्ली पुलिस में है वो, तो मतलब अंकित भैया और वो दोनों क्लासमेट रहे, वो हमेशा दोनों साथ पढ़े, मुझसे आगे थे 3 क्लास। ये दोनों मतलब मुझसे, अंकित भैया और जो भैया हमारे, दोनों मुझसे 3.5 साल बड़े हैं। तो कहने की बात यह है कि वो हमें देते 10 रुपये। वो 10 रुपये किस बात के थे? वो 10 रुपये इस बात के थे कि अगर तुम्हारी साइकिल में पंचर हो गया, क्योंकि साइकिल में जो पंक्चर लगता था वो लगता था आपका आपका 3 रुपये का लगता था, कि साइकिल में अगर पंक्चर हो गया तो पंक्चर लगवा लेना। अब हमने क्या सोचा कि यार पंक्चर वंक्चर तो ना हो, को टायर कौन खोल के देखेगा। तो मान के चलो हमें कुछ खाना है, जैसे हमारे स्कूल के बाहर 10 रुपए के 4 ब्रेड पकौड़े आते थे, ठीक है, जलजीरे की ठेली लगती थी एक हमारे यहाँ, एक छोले की ठेली लगती थी, एक रेड मटर लाल मटरा होता ना उसकी ठेली लगती थी। वो 1 रुपए में 3 ब्रेड देता था। और वो तो हमें लगता चलो यार टायर खोल के कौन देखेगा, अब खा लो। तो हमने एक दिन आके अपने 10 रुपए खा लिए। 10 रुपए क्या मतलब 10 रुपए की चीज खा ली, और घर जाके बता दिया साइकिल में पंचर हो गया। अब तुम सोच के देखो इसके बाद में हमारे पिताजी ने क्या दिमाग लगाया होगा। और उन्होंने बोला अच्छा, तो वो लेकर आए रेगमाल। रेगमाल समझ रहे हो, जो घिसाई वाली होती है, सलोचन पिंचर लगाने वाली, और उन्होंने हमें टायर खोल के पिंचर लगाना सिखाया कि अगर पिंचर हो जाए तो पैदल लेके आनी है साइकिल, पिंचर घर ही लगाओगे, बाहर लगवाना ही नहीं है। क्योंकि उनको पता चल गया जब टायर खुला, जब वो साइकिल लेके गई, कि पंचर नहीं हुआ था, इन्होंने झूठ बोला है। उसके बाद में कोई मार्केट में पंचर नहीं लगा, घर हमने खूब पंचर लगाए हैं टायर खोल के, रेगमाल घिस के, उस टीप को काट के थोड़ी सी उसको घिस के उस पर सलोचन लगा के चिपका के, और फिर टायर चढ़ा देना खूब। बताओ जी आप। कृषि के क्षेत्र में 1973 से शुरू हुआ। डेनिस पार्नेल सुलीवन अमेरिका के 2022 में मिला इनको, ठीक है, किसमें? कृषि क्षेत्र में जो सुधार करेगा। बहुत सारे दोस्तों ने बताया था नॉर्मल बेरलॉग जो है वो आपका मैक्सिको के थे, मैक्सिको के। लुइस कैफ्रेली अर्जेंटीना अमेरिकी गणित 2023। डॉक्टर डेनिस बिसिगा गुमाका युगांडा 2024। बीसी रॉय चिकित्सा के क्षेत्र में, देखो विधान चंद्र रॉय, इनकी याद में कौन सा दिवस मनाते हैं हम? चिकित्सक दिवस। तो ये 1973 से शुरू हुआ, जब बोरलॉग शुरू हुआ जब ही बीसी रॉय शुरू हुआ, ठीक है, एक ईयर के हैं। एबिल। अच्छा मुझे बताओ गणित के क्षेत्र में क्या नोबेल दिया जाता था? तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे नहीं भैया 6 क्षेत्र थे, नोबेल ने तो 5 ही बताए थे। जो स्वेरिजेस रिस बैंक था वो कौन से क्षेत्र का देता है? अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का पुरस्कार देता है वो। तो छठा क्षेत्र गणित नहीं था। तो एक नॉर्वे के राजा थे, नॉर्वे के राजा ने बोला ये तो नोबेल वालों की गलत बात है, मैथ्स के लिए नहीं देती। उन्होंने ऐसा बोला हम देंगे अब,
हम देंगे गणित के लिए, गणित के क्षेत्र में जो कोई भी अच्छा करेगा। तो 100 साल बाद 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई, तो इन्होंने 2001 में घोषणा की थी नॉर्वे के राजा ने, लेकिन दिए गए पहली बार 2003 में। तो एबेल किस में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, इसीलिए इसको बोलते हैं गणित का नोबेल। अब ये मत बोल देना नोबेल गणित के लिए जाता है, ये तो बस कंपैरिजन मात्र है एक, कि गणित नोबेल जो है वो एबेल होता है, एबेल होता है। ठीक है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रित्जकर पुरस्कार, प्रित्जकर अवार्ड, वास्तुकला, वास्तुकला समझ रहे हैं? जब घर बनाते हैं तो किससे बनवाते हैं? आर्किटेक्ट से। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, हाँ जी भैया। तो ये आर्किटेक्ट के फील्ड का नोबेल है। पहली बार 1979, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्रित्जकर अवार्ड पहली बार किसको मिला? फिलिप जॉनसन को। प्रित्जकर और पुलित्जर में कंफ्यूज मत होना। पुलित्जर आपका जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए। जो पत्रकारिता क्या होती है, जैसे आपका न्यूज हो गई, मैगजीन हो गई, अखबार हो गए आपका, इन सब के क्षेत्र में जो बढ़िया काम करे। पहली बार कब दिए गए? 1917। जितना प्रित्जकर महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण पुलित्जर भी है। 1917 में ये जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसका नाम पुलित्जर रखा गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वो इसको देती है। और प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल हैं, गोविंद बिहारी लाल, उनको मिला था 1937 में। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया सर जी, अब भी लगा दोगे क्या पंक्चर? हाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। हो सकता है लाइफ में लगाना भी पड़े, कुछ पता थोड़ी है, जिंदगी का कुछ पता है क्या किस मोड़ पे वो कब ले जाए? कुछ भी करना पड़ सकता है भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। स्किल्स बहुत है तुम्हारे भाई में, ऐसे मत समझना, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर। 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से मेरा रिवीजन क्रम से हो रहा है। हाँ वो एकदम शुरुआत से हो रहा है, एकदम शुरुआत से है। 2023 में पुरस्कार राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को मिला। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को। और फीचर फोटोग्राफी के लिए आपका क्रिस्टिलिना हाउस को। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में पुलित्जर पुरस्कार किनको मिला? इनको एक बार आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मिला था हन्ना डेयर को, न्यूयॉर्क टाइम्स के जितने भी कर्मचारी हैं उनको, और साथ ही आपका प्रोफेसर पब्लिका को मिला। किसके लिए? पब्लिक सर्विस के लिए। और ये कैटेगरीज हैं पुलित्जर पुरस्कारों की। फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच इन द फील्ड ऑफ फिक्शन, नाइट वॉच को मिला। यह उपन्यास अमेरिकी उपन्यासकार जेन एन फिलिप्स द्वारा लिखा गया है। नाटक के क्षेत्र में एबोनी बूथ को मिला, एबोनी बूथ को। रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन जी का नाम सुना है आपने कभी? यस और नो? भारत के महान गणितज्ञ थे। कभी गणित की ऐसी पढ़ाई नहीं की? कहते हैं योग और ध्यान करते थे, एक दिन खड़े हुए, आकस्मिक कुछ हुआ, और ऐसा नहीं है बहुत प्राचीन काल की बात है, आधुनिक युग की बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गए थे, तो खड़े हुए और आपका उन्होंने जो आपका थ्योरम्स लिखी, कहते हैं 3500 थ्योरम्स लिख दी, 3500 थ्योरम। और एक भी थ्योरम ऐसी नहीं है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज उन पर रिसर्च कर रही हैं और सारी थ्योरम ठीक लिखी। आप सोचिए जिस व्यक्ति ने गणित ना पढ़ा हो, वो गणित की इतनी, कहते हैं कि देवी का प्रभाव था, कोई उनका मानसिक परिवर्तन हुआ, न्यूरॉन सिस्टम में कुछ आपका बैलेंस इम्बैलेंस हुआ और लिख दी थ्योरम। और आज भी वहाँ पर साथी बड़े पूजे जाते हैं। मैंने तो आपको कहा भी था, फेसबुक में जो फेसबुक बनाया किसने बनाया? मार्क जुकरबर्ग ने। मार्क जुकरबर्ग से तो पूछा भी था, हु इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, किसने तुमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो उन्होंने बोला द मैन फ्रॉम इंडिया, रामानुजन। वो महान गणितज्ञ थे भारत के। युवा गणितज्ञों को दिया जाता है 32 वर्ष से कम की एज, इसकी लिमिट है, उससे ज्यादा पे नहीं दिया जाएगा, और 2005 से दिया जाता है। विटली अवार्ड जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण, जो पर्यावरण के क्षेत्र में या बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में काम कर रहा है, इसीलिए भाई ग्रीनरी को बचा रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। क्या बोलते हैं इसको? देखिए ग्रीन ऑस्कर। तो पूछेगा मैथ्स का नोबेल कौन सा? एबेल है। आर्किटेक्चर का नोबेल कौन सा है? तो बोलेगा आपसे प्रित्जकर है। ऐसे ही आपसे पूछते ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? विटली अवार्ड को 1994 में पहली बार अमांडा विंसेंट को मिला था। जेसीबी अवार्ड यहाँ से कल पढ़ें, तो कल हम अवार्ड्स को खत्म कर लेंगे। बच्चों फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे छोटे भाई बहन होने के नाते मेरी बातें मान लिया करो,
ठीक है। मेरी बातें इफ एंड बट के लिए नहीं होती। मेरी बातों में मैं आपको क्या ही बताऊं, जो महसूस कर ले वो जान सकता है। मैं आपको बता रहा हूं तो मतलब साधक बनो, मेहनत करो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करो। इसके बाद में रिवीजन अपनी तरीके से कर लो, आप स्वतंत्र। मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं 3 बजे का सेट ही करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है उसका आपके पास उससे कोई बेहतर रास्ता है तो वो कर लो। अगर कोई और बेहतर रास्ता आपके पास नहीं है, आपको लगता है भैया मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो फिर मेरे साथ ज्वाइन करो 3 बजे। लेकिन वो जरूर करना है ना, जिनको करना है, और मन लगा के करना है। और अदर वे उससे अच्छा कुछ है तो फिर आप सैल्यूटेबल हैं, फिर उसको भी अपनाइए। कहने का मतलब फाइनली अगर मेहनत की है वो विफल नहीं जाना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होने लायक हैं तो सेलेक्ट होने ही चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे द्वारा पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होगा, संभव ही नहीं है, झूठ बोलेगा कोई भी बोलेगा। मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी दे दूं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने सच में मेहनत की है, आप में से जो भी बच्चे ऐसे होंगे जो डिजर्व करते होंगे, ऐसा भी तो रहता, पिछली वाली भर्ती अभी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे आप में से दशमलव अंकों से रह गए होंगे। आप समझते होगे ना अपना दर्द। तो बहुत बार हम रह भी जाएंगे, लेकिन बहुत बार हम पहली बार में सफल भी हो जाएंगे। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि भाई सफल होने के लिए असफलता देखनी ही पड़ती है, बहुत सारे लोगों को पहली बार में मिल जाती है, नहीं देखनी पड़ती। ओके। जेसीबी अवार्ड तो बच्चा यहाँ से शुरू करेंगे कल। बस चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं फैक्ट, उनको रिवाइज करते रहो। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।